आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो हालिया और कह सकते हैं काफ़ी दिलचस्प आदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों मामले नौकरी और शिक्षा से जुड़े अधिकारों पर मतलब एक नई रोशनी डालते हैं। जी। हमारे सामने इन अदालती आदेशों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। पहला मामला है एक सरकारी कर्मचारी अंजनी कुमार सिंह का। उनकी नियुक्ति को लेकर सालों बाद सवाल उठाया गया। और दूसरा मामला एक दृष्टिबाधित छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी का है, जिन्हें एक अहम प्रवेश परीक्षा में नियमों के मुताबिक मदद नहीं मिली। हाँ, और देखिए, देखने में ये दोनों मामले बिल्कुल अलग लगते हैं। एक नौकरी से जुड़ा है, दूसरा शिक्षा से। सही। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो दोनों ही मामले निष्पक्षता, जो तय प्रक्रियाएं हैं उनके पालन और कानूनी प्रावधानों की सही समझ जैसे बड़े और जरूरी मुद्दों से जुड़े हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई नियमों और इंसानियत के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले उस मामले पर बात करते हैं जिसमें नियुक्ति के समय की उम्र को लेकर विवाद हुआ। जी, फॉरेस्टर वाला मामला। हाँ, ये मामला वाराणसी वन मंडल का है। अंजनी कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को 1991 में वन विभाग में फॉरेस्टर यानी वन दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया था। 1991 में? हाँ, काफी समय हो गया। जरा सोचिए, 1991 से लगातार सेवा में ये एक लंबा अरसा है वाकई। बिल्कुल। और सिर्फ नियुक्ति ही नहीं, 26 मार्च 2002 को उनकी सेवाएं बाकायदा नियमित भी कर दी गईं। मतलब रेगुलराइज हो गई। हाँ। अच्छा, तो नियमित भी हो गए थे? हाँ, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक 7 मई 2003 को यानी नियमितीकरण के लगभग 1 साल बाद ही वाराणसी के जो वन संरक्षक हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जी, उन्होंने एक आदेश जारी करके उनके नियमितीकरण को ही रद्द कर दिया। ओह, और रद्द करने का आधार क्या बताया गया? आधार ये था कि जब 1991 में अंजनी कुमार सिंह की पहली नियुक्ति हुई थी तब वो नाबालिग थे। अच्छा। यानी उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए उससे कम थी। ये तो मतलब काफी चौंकाने वाली बात है कि भर्ती के समय ध्यान नहीं दिया और इतने सालों बाद नियमितीकरण के भी बाद ही मुद्दा उठाया। हाँ, यही बात है। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। अदालत ने यानी न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने इस बात पर खास गौर किया कि याचिकाकर्ता यानी अंजनी कुमार सिंह ने अपनी उम्र छिपाई नहीं थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने नियुक्ति के समय जो दस्तावेज दिए थे उनमें उनकी जन्मतिथि साफ दर्ज थी। तो ये कोई धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत जानकारी देने का मामला नहीं था। तो ये उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी? नहीं, उनकी तरफ से छिपाने का प्रयास नहीं था। इसी बिना पर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो हुआ वो अनियमितता यानी इर्रेगुलरिटी तो हो सकती है, लेकिन इसे अवैधता यानी इल्लीगैलिटी नहीं माना जा सकता। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अवैधता तब होती जब नियुक्ति किसी ऐसे पद पर होती जो है ही नहीं, या नियुक्ति करने वाला अधिकारी सक्षम ही ना होता, या फिर जैसा मैंने कहा उम्मीदवार ने जानबूझकर धोखा दिया होता। समझ गया। यहाँ ऐसा नहीं था। उम्र कम होना एक कमी थी, पर इसे उम्मीदवार ने छिपाया नहीं था, इसलिए इसे सिर्फ एक प्रक्रियात्मक अनियमितता माना गया। अच्छा, तो कोर्ट का मानना था कि ये विभाग की तरफ से हुई एक प्रक्रियात्मक चूक थी, ना कि उम्मीदवार का फ्रॉड। जी। और क्या कोर्ट ने इतने सालों की सेवा को भी ध्यान में रखा? इतने साल काम किया उन्होंने। बिल्कुल। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में 14 जुलाई 2003 को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मतलब इंटरिम रिलीफ मिल गई थी, जिसके सहारे वो लगातार सेवा में बने रहे। मतलब 1991 से लेकर फैसला आने तक वो लगभग, आप सोचिए, 30 साल से ज्यादा सेवा दे चुके थे। हाँ, ये तो बहुत लंबा समय है। तो इतने लंबे समय तक काम करने के बाद और जब उनकी सेवाएं नियमित भी हो चुकी थी, तब सिर्फ इस बिना पर नौकरी से निकालना कि नियुक्ति के वक्त उम्र कम थी, क्या ये मतलब न्याय संगत होता? इसी बिंदु पर अदालत ने इक्विटी यानी साम्यता के सिद्धांत का जिक्र किया। इक्विटी? हाँ, इसका मतलब है कि अदालत ने मामले की जो विशेष परिस्थितियां थी उनको देखते हुए फैसला किया। जब किसी व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी हो, विभाग ने भी उनकी सेवाओं का लाभ उठाया हो, सही, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई जानकारी छिपाई ना हो, तो इतने सालों बाद एक पुरानी तकनीकी कमी को आधार बनाकर उनकी नौकरी छीन लेना, कोर्ट ने माना कि ये न्यायोचित और अनुपातहीन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट
नहीं होगा। सही बात है। तो कोर्ट ने फिर अंतिम फैसला क्या दिया? अदालत ने 7 मई 2003 के उस आदेश को, जिससे उनका नियमितीकरण रद्द किया गया था, पूरी तरह से रद्द कर दिया। अच्छा। हाँ, और साथ ही 26 मार्च 2002 के नियमितीकरण के आदेश को बहाल कर दिया। बहाल कर दिया? जी, इसका मतलब है कि अंजनी कुमार सिंह को नियमित कर्मचारी माना जाएगा और उन्हें इसके साथ मिलने वाले सभी लाभ, जैसे सीनियरिटी है, वेतन वृद्धि है और पेंशन संबंधी फायदे, वो सब मिलेंगे। अरे वाह, ये तो अंजनी कुमार सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और शायद उन जैसे कई और कर्मचारियों के लिए भी एक उम्मीद जगाता है, जिनकी नियुक्ति में सालों पहले कोई ऐसी तकनीकी खामी रह गई हो जिसमें उनकी कोई गलती या धोखाधड़ी ना हो। हाँ, ये फैसला वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये स्थापित करता है कि प्रक्रियात्मक चूक, खासकर जब कर्मचारी की तरफ से कोई गलत इरादा ना हो, सालों बाद सेवा समाप्ति का आधार नहीं बन सकती। ये उन विभागों के लिए भी एक संदेश है जो भर्ती करते हैं। उन्हें नियुक्ति के समय ही सभी शर्तों और योग्यताओं की जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए। बिल्कुल। बाद में ऐसी कमियों को आधार बनाना न केवल कर्मचारी के साथ अन्याय है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था में अस्थिरता भी लाता है। तो ये फैसला स्थिरता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है। वाकई ये मामला दिखाता है कि कानून केवल नियमों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय पहलू और न्याय की भावना का भी स्थान है। सही कहा। चलिए अब दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। ये मामला शिक्षा के अधिकार और खासकर दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा है। जी, संतोष कुमार त्रिपाठी का मामला। हाँ, ये मामला संतोष कुमार त्रिपाठी का है, जो वाराणसी के रहने वाले हैं और दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। और अब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLM यानी मास्टर्स इन लॉ करना चाहते थे। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन भी किया। उन्हें प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। वो पूरी तैयारी के साथ 13 जून को परीक्षा देने पहुंचे भी। ठीक। लेकिन उनका आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें नियमों के तहत स्क्राइब यानी लिखने में मदद करने वाले सहायक की सुविधा नहीं दी गई। ओह, ये तो गंभीर बात है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सुविधा कोई रियायत या मेहरबानी नहीं है। हाँ, ये उनका अधिकार है शायद। बिल्कुल। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 10 अगस्त 2022 को इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। गाइडलाइंस है। अच्छा। इन गाइडलाइंस के मुताबिक लिखित परीक्षा देने वाले दिव्यांग उम्मीदवार, खासकर जो देख नहीं सकते या जिन्हें लिखने में दिक्कत है, उन्हें स्क्राइब मुहैया कराना अनिवार्य है। कंपलसरी है। अनिवार्य है। हाँ। और जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त समय देने का भी प्रावधान है। तो ये तो स्थापित नियम है। फिर संतोष कुमार त्रिपाठी को ये सुविधा क्यों नहीं मिली? क्या हुआ वहाँ? छात्र का यही आरोप है कि जब उन्होंने परीक्षा केंद्र पर इस सुविधा की मांग की तो उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया गया। अरे। नतीजतन वो परीक्षा दे ही नहीं पाए और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। सोचिए, पूरी तैयारी के बाद परीक्षा ना दे पाना कितना हताशाजनक होगा। बहुत ज्यादा। ये तो वाकई गंभीर मामला है। ये सीधे तौर पर उनके शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का हनन लगता है। निश्चित रूप से। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन और गरिमा का अधिकार है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, उसका उल्लंघन तो है ही। जी। साथ ही ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, हाँ, 2016 वाला, उसका भी स्पष्ट उल्लंघन है। इस कानून का मकसद ही दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर देना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है। और स्क्राइब ना देना एक तरह का भेदभाव ही है। सही बात है। तो संतोष कुमार त्रिपाठी ने क्या किया फिर? चुप बैठ गए? नहीं, उन्होंने इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अच्छा, कोर्ट गए वो? जी। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सरन ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब किया है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इस पर? कुछ कहा उन्होंने? अभी तक विश्वविद्यालय ने अपना औपचारिक जवाब दाखिल नहीं किया है। उनके वकील ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, जो कोर्ट ने दे दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की गई है। अच्छा, 18 नवंबर? हाँ, तब शायद स्थिति और स्पष्ट होगी कि आखिर क्यों एक छात्र को उसके कानूनी अधिकार से वंचित किया गया। क्या ये किसी स्तर पर लापरवाही थी, या नियमों की जानकारी का अभाव था, या फिर संसाधनों की कमी का बहाना? ये देखना होगा।
इस मामले का नतीजा क्या हो सकता है? मतलब क्या उम्मीद करें? देखिए, अंतिम फैसला तो सुनवाई पूरी होने के बाद ही आएगा, लेकिन इस मामले का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सिर्फ संतोष कुमार त्रिपाठी के LLM में प्रवेश का सवाल नहीं है। हाँ, ये तो एक बड़े मुद्दे से जुड़ा है। बिल्कुल, ये देश भर के लाखों दिव्यांग छात्रों के अधिकारों और शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही से जुड़ा मसला है। क्या संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बने नियमों और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बाध्य हैं? क्या वे सभी छात्रों को बिना किसी बाधा के परीक्षा देने का समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं? इस मामले का फैसला इन सवालों का जवाब तय करने में मदद करेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि ये कोर्ट इस मामले में एक ऐसा फैसला देगा जो भविष्य के लिए एक नजीर बने और शिक्षण संस्थान जो हैं वो दिव्यांग छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा संवेदनशील और सतर्क हों। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना संस्थानों का कर्तव्य है कि नियम सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि जमीन पर उतरें। दिव्यांग छात्रों को सहारे की नहीं, समान अवसर की जरूरत है और स्क्राइब जैसी सुविधाएं उसी दिशा में एक जरूरी कदम है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दो अलग-अलग मामलों की इस चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या टेकअवेज हैं? मेरे विचार में पहला मामला अंजनी कुमार सिंह का हमें सिखाता है कि कानून और नियमों को लागू करते समय मानवीय दृष्टिकोण और साम्यता यानी इक्विटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक निष्ठापूर्वक सेवा की हो और उसकी ओर से कोई धोखाधड़ी न हुई हो। सालों पुरानी प्रक्रियात्मक अनियमितता को इतने समय बाद सेवा समाप्ति का आधार बनाना न्याय संगत नहीं है। सही। यह सेवा में स्थायित्व के महत्व को भी रेखांकित करता है। और दूसरा मामला संतोष कुमार त्रिपाठी का, उससे क्या सीख मिलती है? दूसरा मामला हमें याद दिलाता है कि अधिकार देना ही काफी नहीं है, उन अधिकारों को वास्तव में इस्तेमाल करने लायक माहौल और सुविधाएं देना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। दिव्यांग छात्रों के लिए बने नियम और दिशा निर्देश अगर जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं होंगे तो उनका क्या फायदा? ये मामला शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही तय करने और ये सुनिश्चित करने की मांग करता है कि सभी छात्रों को उनकी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। ये सीधे तौर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की आत्मा से जुड़ा है। सही कहा। दोनों ही मामले कहीं न कहीं व्यवस्था में मौजूद कमियों और उन्हें सुधारने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ये अदालती फैसले सिर्फ इन दो व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान है या इनका असर व्यवस्था पर, मतलब सिस्टम पर और व्यापक स्तर पर भी पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है। ऐसे फैसले केवल व्यक्तिगत राहत तक सीमित नहीं रहते, ये नजीर या प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा। जिनका हवाला भविष्य में इसी तरह के अन्य मामलों में दिया जा सकता है। ये नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स और शिक्षण संस्थानों पर एक दबाव बनाते हैं कि वो अपनी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, नियमों के अनुकूल और मानवीय बनाएं। उन्हें एक संदेश मिलता है? हाँ, उन्हें ये संदेश मिलता है कि लापरवाही या नियमों की अनदेखी के परिणाम हो सकते हैं। साथ ही ये आम लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो तो वे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। तो हाँ, इनका असर निश्चित रूप से व्यापक होता है। तो ये फैसले एक तरह से सिस्टम को सुधारने के लिए छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इन दोनों मामलों की कानूनी बारीकियों और उनके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझने में हमारे श्रोताओं को काफी मदद मिली होगी। धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जैसा कि हमने संतोष कुमार त्रिपाठी के मामले में देखा, जब दिव्यांग छात्रों को स्क्राइब जैसी सुविधा देने के लिए इतने स्पष्ट सरकारी दिशा निर्देश मौजूद हैं, फिर भी जमीनी हकीकत में ऐसा क्यों होता है कि उन्हें ये सुविधा नहीं मिल पाती? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये संसाधनों की कमी का मसला है या प्रशासनिक अधिकारियों में जानकारी या कह लीजिए संवेदनशीलता का अभाव है या फिर व्यवस्था की सुस्ती और लापरवाही? और सबसे जरूरी सवाल, इसे ठीक करने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि नियम केवल कागजों की शोभा न बढ़ाएं बल्कि हकीकत में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं।